साल 1972 म्यूनिख ओलंपिक दुनिया खेल के जश्न में डूबी हुई थी। तभी ब्लैक सितंबर नाम के एक फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ने 11 इस्राएली एथलीटों को बंधक बनाया और फिर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इजराइल दहल चुका था, लेकिन रोने के बजाय उसने अलग रास्ता चुना। तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डमायर ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को एक गुप्त आदेश दिया, ढूंढो और खत्म करो। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन गॉड फॉर रेथ। मोसाद के सीक्रेट किलर्स ने दुनिया के कोने कोने में छिपे उन आतंकियों को उनके ही घरों, दफ्तरों, बिस्तरों पर गोलियों और बमों से उड़ा दिया। इजराइल ने दुनिया को संदेश दिया कि हमारे दुश्मनों को दुनिया का कोई भी कोना सुरक्षित पनाह नहीं दे सकता। हॉलीवुड की जॉन विक और द हिटमैन जैसी फिल्मों में दिखने वाला यह मंजर आज पाकिस्तान की हकीकत बन चुका है। यहां पिछले कुछ सालों में 25 से अधिक हाई प्रोफाइल आतंकी सड़कों पर, मस्जिदों के बाहर, अपने कथित सेफ हाउसों में अज्ञात हमलावरों की गोलियों के शिकार हो चुके हैं। हाल ही में मुजफ्फराबाद में पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार को भी एक निजी कॉलेज के बाहर इसी तरह गोलियों से भून दिया गया। टारगेट किलिंग और गुप्त हत्याओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुफिया एजेंसियों का इतिहास। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। मोसाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वहां के टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को उनके ही देश में घुसकर निशाना बनाया। साल 2007 से लेकर 2025-26 तक ईरान के लगभग 25 से अधिक वैज्ञानिकों, सैन्य कमांडरों की हत्या हो चुकी है। इनमें नवंबर 2020 में ईरान के ओपनहाइमर कहे जाने वाले वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की सैटेलाइट नियंत्रित रोबोटिक गन से की गई हत्या दुनिया के इतिहास में सबसे अत्याधुनिक टारगेट किलिंग मानी जाती है। मोसाद के अलावा दुनिया की कई अन्य शीर्ष खुफिया एजेंसियां भी अपने दुश्मनों और देश के लिए खतरा बनने वाले लोगों को विदेशी धरती पर न्यूट्रलाइज करने के लिए कुख्यात रही हैं। अमेरिकी शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान वॉर ऑन टेरर तक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का टारगेट किलिंग और सरकारों को उखाड़ फेंकने का एक लंबा इतिहास रहा है। 9/11 हमलों के बाद CIA ने आधिकारिक तौर पर एक किल लिस्ट तैयार की जिसमें हाई वैल्यू टारगेट थे। अमेरिका ने पाकिस्तान, यमन, सोमालिया, अफगानिस्तान में ड्रोन हमलों के जरिए सैकड़ों आतंकियों को मार गिराया। अल कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में ऑपरेशन के जरिए मार गिराया गया था, उसका उत्तराधिकारी अल जवाहरी काबुल में हेलफायर मिसाइल से उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद भी कई बड़े उदाहरण हैं। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को भी अमेरिकी हवाई हमले में बगदाद में मार दिया गया। रूसी खुफिया एजेंसी जो पहले KGB थी, अब FSB और SVR हो चुकी है। अपने दुश्मनों और गद्दारों को, राजनीतिक विरोधियों को विदेशी धरती पर बेहद बेरहमी से और साइलेंट तरीके से ठिकाने लगाने के लिए जानी जाती है। इनका सिग्नेचर स्टाइल पॉइजनिंग होता है। इसी तरह से अलेक्जेंडर लित्विनेंको, जो KGB के इस पूर्व एजेंट ने जब रूस के खिलाफ बोलना शुरू किया तो लंदन के एक होटल में उसकी चाय में रेडियो एक्टिव पोलोनियम 210 मिलाकर उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मौत दे दी गई। सर्जेई स्क्रिपल 2018 में ब्रिटेन में रह रहे इस रूसी डबल एजेंट और उसकी बेटी को खतरनाक नर्व एजेंट नोविचोक देकर मारने की कोशिश की गई थी। फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी को भी आमतौर पर बहुत शांत माना जाता है, लेकिन टारगेटेड किलिंग के मामले में इनका रिकॉर्ड बेहद आक्रामक है। इसे फ्रांस में ऑपरेशन होम्योसाइड कहा जाता है। पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन्होंने सीरिया, इराक और अफ्रीका में फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने वाले कम से कम 4 चरमपंथियों की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के आदेश दिए थे। रैम्बो वॉरियर कांड 1985, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड बंदरगाह पर पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस के जहाज रैम्बो वॉरियर को फ्रांसीसी एजेंट्स ने बम से उड़ा दिया था क्योंकि वो फ्रांस के परमाणु परीक्षण का विरोध कर रहा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी अपने देश के भीतर और बाहर टारगेट किलिंग और राजनीतिक हत्याओं के लिए कुख्यात रही है। बलूच और सिंधी एक्टिविस्ट का उन्होंने जमकर दमन किया।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज़ादी की मांग करने वाले बलूच नेताओं को उठाना और फिर उनको गोलियों से छलनी करके उनके लाशों को फेंक देना, यानी पकड़ो और मारो की नीति आईएसआई का पुराना धंधा है। इसके अलावा कनाडा, यूरोप में शरण ले चुके बलूच कार्यकर्ताओं की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के पीछे भी आईएसआई पर उंगलियां उठती रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ये पूरा ऑपरेशन चले, पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी मारे गए हैं, जिन आतंकियों ने हिंदुस्तान या दूसरे देशों में आतंक मचाया था। लेकिन केवल पाकिस्तानी आतंकी ही नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी भी मारे गए। परमजीत सिंह पंजवाड़ खालिस्तानी कमांडो फोर्स का ये टॉप कमांडर था, जिसको लाहौर में उसकी सोसाइटी के अंदर सुबह की सैर के दौरान ही बाइक सवार शूटरों ने ढेर कर दिया था। हरदीप सिंह निज्जर, इसे कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के पार्किंग में अज्ञात हमलावरों ने मौत के घाट उतार दिया था। अवतार सिंह खांडा, जो ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले खालिस्तानी चरमपंथी का जो है मुख्य कमांडर था, उसके अस्पताल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस समय पाकिस्तान में शरण लिए हुए लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के शीर्ष कमांडर जबरदस्त दहशत में हैं। क्योंकि दहशत की वजह क्या है, जरा आपको ये लिस्ट देखिए पहले। दरअसल ये वो चेहरे हैं जो भारत की अदालतों के मोस्ट वांटेड थे, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई के लिए उनके दामाद बनकर बैठे थे। पर अज्ञात हमलावरों की हिट लिस्ट ने उन्हें खुदा भी बचा नहीं पाया। अप्रैल 2026 में लाहौर की सुरक्षित सड़कों पर लश्कर तैयबा के संस्थापक सदस्य आमिर हमजा को ठिकाने लगा दिया गया। मई 2025 में लश्कर का टॉप फाइनेंसर सैफुल्ला खालिद सिंध प्रांत में मारा गया। और याद कीजिए, आमिर सरफराज तांबा, जिसने जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की बेरहमी से हत्या की थी, अप्रैल 2024 में लाहौर में उसके घर में घुसकर उसे मार दिया गया। कर्मों का हिसाब इसे ही कहते हैं। मार्च 2024 में झेलम में हाफिज सईद का सगा भतीजा और रियासी हमले का आरोपी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल ढेर हो गया। दिसंबर 2023 में कराची में अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान मारा गया, जिसने पंपोर में हमारे सीआरपीएफ काफिले पर हमला किया था। अक्टूबर 2023 में सियालकोट की एक मस्जिद के अंदर पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ नमाज पढ़ने आया, लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटा। आखिर कौन कर रहा है ये हत्याएं? खुफिया मामलों के जानकार बताते हैं कि आज का युद्ध बंदूकों से ज्यादा दिमाग से लड़ा जाता है। इसे कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर। इसके तहत एजेंसियां खुद सामने नहीं आती, बल्कि डार्क वेब के जरिए करोड़ों रुपए और क्रिप्टो करेंसी के दम पर स्थानीय गैंगस्टर और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करती हैं। हमलावर लोकल होते हैं, हथियार लोकल होते हैं, नतीजा विदेशी एजेंसियों पर उंगली उठाना नामुमकिन हो जाता है। इसे कहते हैं परफेक्ट डिनाइबिलिटी। पहले इन आतंकियों को लगता था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का सुरक्षा घेरा उन्हें बचा लेगा, लेकिन अब कराची की सुरक्षा वाली मस्जिदों और वीआईपी सोसाइटियों में घुसकर इन्हें मारा जा रहा है। हमलावरों के पास इन आतंकियों की पल पल की खुफिया जानकारी, जैसे वो कब वॉक पर निकलते हैं, कब नमाज पढ़ते हैं, एक एक जानकारी होती है। इससे आतंकियों में एक खौफ बैठ गया है कि उनके अपने ही साथी या आईएसआई के कुछ अधिकारी पैसों के लिए उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय बदहाल अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंचों पर जबरदस्त दबाव में जूझ रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों के मारे जाने पर खुलकर आंसू भी नहीं बहा सकता। दुनिया की खुफिया एजेंसियां आज बिना युद्ध के, बिना किसी शोर के अपने दुश्मनों को मिटा रही हैं। पाकिस्तान की सरजमी पर मची ये चीख पुकार गवाही दे रही है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो कभी मोसाद ने म्यूनिख के बाद किया था, आज वही रणनीति पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का काल बन चुकी है। अज्ञात हमलावर का ये चेहरा भले ही छिपा हुआ है, लेकिन ये संदेश बिल्कुल साफ है। गुनहगार चाहे 7 समंदर पार बैठा हो या पड़ोस के सेफ हाउस में, उसका अंत निश्चित है।